नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू डिस्कशन में। आज हम डिस्कस करेंगे 2 दिनों के 31 और 1 नवंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे एक साथ। आज कल दीपावली था, तो कल और आज मिला के बहुत कम ही न्यूज़ है जो चर्चा में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करेंगे रिजर्वेशन इन लोकल बॉडी के बारे में। तो न्यूज़ ये है कि छत्तीसगढ़ के जो पंचायत और अर्बन बॉडीज़ के चुनाव हैं उसमें जो रिजर्वेशन का परसेंटेज है, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की कैटेगरी को बढ़ा के 50% करने का फैसला किया गया है छत्तीसगढ़ कैबिनेट के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 25% से इनको 50% करने का फैसला किया गया है। ये जो प्रोविज़न है आपको स्टेट लेवल पे जो रिजर्व पोजीशन है, जो जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत चेयरपर्सन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर और म्यूनिसिपल चेयरपर्सन, उन पे भी ये डिसीजन जो है वो लागू होगा। लेकिन ये प्रोविज़न जो है उन बॉडीज़ में लागू नहीं होगा जहाँ जो SC/ST का रिजर्वेशन और ST का रिजर्वेशन ऑलरेडी 50% से ज़्यादा है। रिजर्वेशन की अगर बात की जाए, जो लोकल बॉडी में रिजर्वेशन होता है उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केस गए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनी व्याख्या में कहा गया, जिसे के कृष्णमूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 243D क्लॉज 6 243D क्लॉज 6 में अलाउ किया गया है रिजर्वेशन को, जो कि बैकवर्ड क्लास के लिए पंचायतों में रिजर्वेशन को अलाउ किया गया है। 243D क्लॉज 6 में आपको म्यूनिसिपल बॉडी यानी कि नगर पालिका में आपको रिजर्वेशन को अलाउ किया है। तो ये आर्टिकल याद रखिएगा कि पंचायतों में SC/ST के रिजर्वेशन के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद बात करता है, तो 243D क्लॉज 6, और नगर पालिका में बात करता है 243D क्लॉज 6। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है उसको होना चाहिए, और ये आपको जो एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट बैरियर है उससे बिल्कुल भिन्न है। रिजर्वेशन जो है आपको स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मैच करना चाहिए। बेसिक रिजर्वेशन जो होता है जिसे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में, तो उसको जो है आर्टिकल 15 और 15 क्लॉज 4 में दिया गया है। 15 जो कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें रिजर्वेशन को क्लॉज 4 के तहत रखा गया है, और इसको जो है भेदभाव की श्रेणी में नहीं रखा गया है, क्योंकि ये स्पेशल प्रोविज़न है। आर्टिकल 16 जो कहता है कि जो नौकरियों में नियोजन में समान अधिकार देने की बात की जाती है, तो उसमें क्लॉज 4 जो है उसमें SC/ST को रिजर्वेशन की बात की जाती है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या जो हमारी जॉब गवर्नमेंट के जो जॉब होते हैं उसमें रिजर्वेशन जो है इस आर्टिकल के तहत दिया जाता है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो आपको अगर पूछा जाए कि एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट जो रिजर्वेशन है वो किस आर्टिकल के तहत दिया जाता है, तो अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 में। लेकिन वहीं अगर कहा जाए कि लोकल बॉडी में जो रिजर्वेशन है वो कौन सा अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो आपको आर्टिकल 243D क्लॉज 6 जो कि पंचायतों में रिजर्वेशन की बात करता है, और आर्टिकल 243T6 जो है आपको लोकल यानी कि नगर पालिका में रिजर्वेशन की बात करता है। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजर्वेशन का फार्मूला तय किया गया, जो लोकल बॉडी में ओबीसी रिजर्वेशन का फार्मूला जो तय किया गया, उसके बारे में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने के कृष्णमूर्ति और वर्सेस भारत सरकार और विकास किशन राव मौली VS स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में कहा कि जो रिजर्वेशन है उसके लिए 3 स्टेप ऑफ वैलिड रिजर्वेशन 3 टेस्ट को पारित करना जरूरी है। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि रिजर्वेशन किसको चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि आप एक कमीशन सेटअप कीजिए, और उस कमीशन के द्वारा एक डिटेल इंक्वायरी की जाएगी कि कौन सा जो सेक्टर है सेक्शन जो है वो लोकल बॉडी में बैकवर्डनेस है, किसकी उपस्थिति जो है वो कम है। उसके बाद वो उनके द्वारा डाटा कलेक्ट किया जाएगा। कमीशन शो डिटरमाइन द स्पेसिफिक प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन, और उस डाटा के हिसाब से कमीशन जो है वो बताएगा कि हाँ इस SC/ST का इतना पार्टिसिपेशन है, ओबीसी का इतना पार्टिसिपेशन है, उनकी जनसंख्या इतनी है, तो उनको जनसंख्या के अनुसार से जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप रिजर्वेशन SC/ST को दो, ओबीसी को दो, लेकिन वो 50% के कैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों क्राइटेरिया जो है वो आपको फिलफिल होना चाहिए, फिर आप रिजर्वेशन जो है वो दे सकते हैं। इसीलिए इसमें कहा गया। अगर संवैधानिक प्रावधानों की बात की जाए, तो जो पंचायती राज की स्थापना है उसको 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत इनको जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इसमें कहा गया है SC और ST के रिजर्वेशन की बात की गई है। तो कहा गया है कि सीट रिजर्व इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन इन ईच पंचायत एरिया। ईच पंचायत मतलब जो भी पंचायत है, तो उसमें अगर SC/ST का पॉपुलेशन 40% है तो उनको 40% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि आप प्रोपोर्शन के हिसाब से, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से रिजर्वेशन उसमें कहा गया है कि दिया जाएगा। और इसमें आपको जो रिजर्व चेयरपर्सन ऑफिस होते हैं उनमें स्टेट्स के पास पावर है कि उनके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है कि किनको कितना रिजर्वेशन दिया जाएगा। वुमेन रिजर्वेशन की बात की गई है कि 1/3 जो टोटल सीट्स होता है वो आपको SC/ST को मिला के रिजर्व होगा वुमेन के लिए। बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन जो आपको रिजर्व सीट है और चेयरपर्सन ऑफिस जो है वो पंचायत फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए रखा जाएगा। कुछ राज्यों के द्वारा जो रिजर्वेशन की श्रेणी है उसको बढ़ा के 50% कर दिया गया है। जैसे वेस्ट बंगाल के द्वारा 1/3 ऑफ द काउंसिलर पोजीशन जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत में वो आपको महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, एंड शेयर इक्वल टू देयर पॉपुलेशन इन रिजर्व फॉर ST/SC। और तो 50% 1/3 जो पोजीशन है ग्राम पंचायतों और जो भी उसमें महिलाओं में जो आपको SC/ST समुदाय है उनके भी महिलाओं को शामिल किया गया है, तो उनको दिया गया है। और बिहार जो है भारत का पहला राज्य है जिसमें महिलाओं को 50% जो है रिजर्वेशन दिया गया है, और ये आपको बिहार में 2006 में लागू हुआ था। ठीक है।
तो ये रिजर्वेशन की बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं एक स्पेशल प्रोविज़न की। आर्टिकल 334 जो है वो आपको रिजर्वेशन की बात करता है पंचायतों में, ठीक है। रिजर्वेशन प्रोविज़न जो है आपको पहले आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ उसके बाद से 70 सालों के लिए लागू किया गया था। 70 सालों के लिए लागू किया गया था। ये आपको 24 जनवरी 2020 2020 तक ये लागू था। 24 जनवरी 2020 तक इसको लागू किया गया था। लेकिन 126वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के बाद एक बिल लाया गया और उसमें प्रपोज किया गया कि जो रिजर्वेशन की जो दिया गया है संविधान में सीटों का रिजर्वेशन SC ST को, उसको अनदर 10 साल यानी कि अगले 10 साल तक बढ़ाया जाता है। और ये जो प्रोविज़न है 25 जनवरी 2020 से लेकर 25 जनवरी 2030 तक लागू होगा। तो इसीलिए यहाँ जो है 80 साल लिखा गया है, यानी कि इसीलिए यहाँ अंटिल 2030 लिखा हुआ है ना। तो ये आपको हो जाएगा 80 साल हो जाएगा, क्योंकि 2019 में एक बिल लाया गया था और इसको फिर एक्सपेंशन दिया गया था 10 सालों के लिए। तो इसको याद रखिएगा कि कौन से संविधान संशोधन के तहत इसको एक्सपेंशन दिया गया था। तो 2019 के 126वां संविधान संशोधन था, बिल था। और उसके बाद से एक एक्सेप्शन है 83वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत इसको लाया गया कि जो SC रिजर्वेशन है पंचायतों में वो आपको अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में ट्राइबल एरिया में लागू नहीं होगा, क्योंकि वहाँ उनकी ट्राइबल पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और वहाँ SC ST पॉपुलेशन बहुत कम है। तो उनमें ये प्रोविज़न जो है वो नहीं लागू, क्योंकि वो इंडिजीनियस ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो ये थी रिजर्वेशन की बात जो कि पंचायतों में है। आर्टिकल 334 के बारे में ज़रूर याद रखिएगा, जिसको एक जो कहता है ड्यूरेशन, मतलब ड्यूरेशन कितने दिनों तक दिया जाएगा इसकी बारे में बात की जाती है SC ST को। और ये इसको 10 साल तक बढ़ा दिया गया 2030 तक, 25 जनवरी 2030 तक। इसके बाद हम बात करते हैं मम्मी पापा वोट दो कैंपेन के बारे में। तो ये कैंपेन जो है वो आपको इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है 1.7 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं उनके द्वारा 18,570 स्कूलों में अपने जो पेरेंट्स हैं उनको जो है वोट देने के लिए पत्र लिखा जाएगा, और इसलिए इसका नाम रखा गया है मम्मी पापा वोट दो कैंपेन। इसमें बच्चों को इन्वॉल्व किया जाएगा और उनको लेटर लिख के अपने मम्मी पापा को वोट देने के लिए जागरूक करने के लिए बोला जाएगा। और ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है झारखंड इलेक्शन के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कांडा एक्सप्रेस के बारे में। तो कांडा एक्सप्रेस याद रखिएगा, कांडा एक्सप्रेस जो है वो हाल ही में ये 840 मीट्रिक टन जो है प्याज को लेके आई है किशनगंज रेलवे स्टेशन जो कि नई दिल्ली में है, और इसको लाया गया है नासिक महाराष्ट्र से। तो जो राजधानी में प्याज की सप्लाई को पूरा करने के लिए 840 मीट्रिक टन जो है प्याज लाया गया है, इसीलिए जिस ट्रेन से इसको लाया गया है उसको कांडा एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं दुर्गेश अनन्या जूलॉजिकल पार्क के बारे में। तो दुर्गेश अनन्या जूलॉजिकल पार्क जो कि कांगड़ा डेहरी डिस्ट्रिक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में है, और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये भारत का पहला, इंडिया फर्स्ट चिड़ियाघर होगा जिसको इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा सर्टिफाइड किया जाएगा कि इसका जो बिल्डिंग है वो सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर को के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो भारत का पहला जो IGBC सर्टिफाइड जू होगा वो आपको हो जाएगा दुर्गेश अनन्या जूलॉजिकल पार्क। 619 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है, और इसका जो डिज़ाइन किया गया है इको फ्रेंडली डिज़ाइन, ये पहला जो होगा जो IGC सर्टिफिकेशन प्राप्त करेगा। इसका जो मेन उद्देश्य है टूरिज्म को बढ़ावा देना, जॉब को क्रिएट करना, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना कांगड़ा में, और हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करना। ये जो है बंगखंडी एरिया ऑफ कांगड़ा देहरा असेंबली में पड़ता है जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है। तो दुर्गेश अनन्या जूलॉजिकल पार्क जो IGBP का पहला सर्टिफिकेशन इनको मिला है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है। अगर हम बात करते हैं इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के बारे में, तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, और ये आपको कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के का पार्ट है। इसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में है। इसका जो रोल है, इंडिया लीडिंग बॉडी है, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन करता है, प्रोग्राम्स भी ऑफर करता है टू प्रमोट सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। तो जो सस्टेनेबल आर्किटेक्चर को बढ़ावा देने के लिए इनके द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये आपको सर्टिफिकेट देते हैं, रेटिंग सिस्टम डेवलप करते हैं फॉर इको फ्रेंडली बिल्डिंग, कंडक्ट ट्रेनिंग ऑन ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। उसके बाद ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो ये 5वां वन ऑफ द 5 कंट्री इन द वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल बोर्ड, 5वां सबसे बड़ा बोर्ड है, और ये आपको इंटरनेशनल डिस्कशन अलाउ करता है। इसमें आपको कई सारे जो कॉन्फ्रेंस होते हैं उनमें इनके द्वारा भागीदारी दी जाती है। रेटिंग क्राइटेरिया जो है आपको प्रोजेक्ट को बेस किया जाता है, आपको एनर्जी, वाटर एफिशिएंसी, हाइजीन, इनोवेशन और सस्टेनेबल प्रैक्टिस। तो जो इनके द्वारा रेटिंग दी जाती है कि ये जो बिल्डिंग है आपको ग्रीन सर्टिफाइड बिल्डिंग है, तो उसके लिए ये देखते हैं कि उसमें एनर्जी की सप्लाई कैसी है, वाटर की सप्लाई कैसी है, एफिशिएंसी कैसी है, हाइजीन कैसा है, इनोवेशन कैसा है, सस्टेनेबल प्रैक्टिस कैसी है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं गोल्ड रिजर्व के बारे में। तो गोल्ड रिजर्व क्या है कि RBI के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, और इसमें कहा गया है कि जो वर्तमान में भारत का जो गोल्ड रिजर्व है वो आपको 854.73 मीट्रिक टन हो गया है। अगर गोल्ड रिजर्व की बात की जाए तो टोटल जो गोल्ड रिजर्व है 854.73 मीट्रिक टन जो है, उसमें 510.46 जो है आपको डोमेस्टिकली उपलब्ध है, और 320.01 मीट्रिक टन जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड और BIS में जमा है। गोल्ड जो है भारत के टोटल फॉरेक्स रिजर्व का 9.32% है, टोटल फॉरेक्स रिजर्व का 9.32% है।
जो कि सितंबर 2024 का आंकड़ा है, और ये मार्च 2024 से 8.15% वृद्धि दिखाता है। जून 2024 के रिकॉर्ड के अनुसार फॉरेक्स रिजर्व जो है 11.2 मंथ्स का इंपोर्ट पावर रखता है, जो कि मार्च के रिकॉर्ड 11.3 मंथ से थोड़ा सा कम है। वर्ल्ड रैंकिंग की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास गोल्ड रिजर्व उपलब्ध है तो उसमें पहला स्थान जो है वो आपको यूनाइटेड स्टेट का, दूसरा है जर्मनी का, और तीसरा है इटली का। तो पहला है यूएसए, दूसरा है जर्मनी, और तीसरा है इटली। यूनाइटेड स्टेट जो है उनके पास जो गोल्ड रिजर्व है वो आपको कंबाइंड टोटल ऑफ द नेक्स्ट 3 कंट्री विद द लार्जेस्ट गोल्ड होल्डिंग, लगभग इनके पास 2400 कुछ गोल्ड रिजर्व है, और ये अगले 3 जो देश हैं उनके टोटल गोल्ड रिजर्व का हिस्सा है, जैसे जर्मनी, इटली और फ्रांस। तो एक नंबर पे आपको यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरे पर जर्मनी, तीसरा पे आपका इटली हो जाएगा, और चौथे पे आपको फ्रांस हो जाएगा। याद रखिएगा टॉप 3 जो स्टेट्स हैं। उसके बाद जो है भारत जो पोजीशन होल्ड करता है, तो भारत जो है वर्ल्ड में 8वां रैंक पे शामिल है। भारत 8वां रैंक पे, जो कि जिसके पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है, और वो कितना है 854.73 मीट्रिक टन। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के बारे में 2023 के बारे में। तो ये आपको WHO के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत के द्वारा जो टीबी डायग्नोसिस प्रक्रिया है उसमें ट्रीटमेंट कवरेज और टीबी डायग्नोसिस प्रक्रिया को बढ़ाया गया है, लेकिन भारत का जो टीबी एलिमिनेशन का प्रोग्राम है, टारगेट है 2025 तक, उसको अचीव करने में अभी बहुत सारे चैलेंज और दुश्वारियाँ हैं। उसके बाद इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो है ग्लोबली हाईएस्ट टीबी बर्डन कंट्री है, और इनमें जो है सबसे बड़ा जो कमी है कि इनके पास फंड और हेल्थ केयर स्ट्रेटजी जो है उसकी कमी इनके द्वारा बताई गई है। ग्लोबल टीबी केसेस की अगर बात की जाए तो 8.2 मिलियन पीपल जो हैं वो आपको 2023 में टीबी से डायग्नोसिस हुए थे, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोविड के बाद टीबी से मरने वाले लोग जो हैं वो भारत में हैं। ग्लोबली भी हैं, और भारत में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो भारत में टीबी बर्डन की बात की जाए तो 2.8 बिलियन, वर्ल्ड में कितना है 8.2 मिलियन पीपल जो है वो टीबी का शिकार है, लेकिन भारत में है 2.8 मिलियन। 2 पॉइंट मतलब 8 से 8.2 मिलियन में सिर्फ भारत का हिस्सा है 2.8 मिलियन, जो कि 2023 के केसेज में 26% ग्लोबल पार्टिसिपेशन दिखाता है, और 29% टीबी डेथ जो है सिर्फ भारत में होता है। मतलब प्रत्येक साल 3,15,000 लोग जो हैं टीबी से भारत में उनकी मृत्यु होती है। प्रोग्रेस टारगेट टुवार्ड्स टारगेट की अगर बात की जाए तो इंडिया ने 18% केसेज को रिड्यूस किया है, और डेथ को भी 24% से रिड्यूस किया है। 2015 में जितना डेथ था उसमें 18% जो है टीबी केसेज रिड्यूस हुए हैं, और 24% जो है वो मृत्यु में कमी आई है। लेकिन 2025 का जो टारगेट इन्होंने रखा है कि 50% रिडक्शन कर देंगे केसेज में, और 75% जो है 75% रिडक्शन जो होगा मृत्यु में, उसके लक्ष्य से काफ़ी कमज़ोर है। भारत ने डायग्नोसिस केसेज की संख्या को बढ़ाया है। भारत में 2.51 मिलियन लोग जो हैं 2023 में टीबी के से जांच में पॉजिटिव पाए गए, और ये आपको 85% डायग्नोसिस पेशेंट्स रिसीविंग ट्रीटमेंट इसमें दिखाया गया है। मल्टी ड्रग रेसिडेंट की बात की जाए तो भारत जो है 27% जो केसेज हैं ग्लोबली मल्टी ड्रग रेजिडेंट के, उसमें भारत की हिस्सेदारी 27% है, और ये आपको हाईलाइट करता है नीड फॉर टारगेट ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी का। फंडिंग गैप की बात की जाए तो 2019 में जहाँ 432.6 मिलियन फंड्स रिलीज हुआ था, वहाँ 2023 में 302.8 मिलियन रुपया जो है वो रिलीज़ हुआ है, और ये आपको डोमेस्टिकली इसमें फंड जो मिला है 253 मिलियन के तौर पे मिला है। इसके बाद बात की जाए फॉर द फर्स्ट टाइम रिपोर्ट एस्टिमेट दैट द मेनी हाउस होल्ड फेस कास्टोरिफिक हेल्थ कॉस्ट। इनके पास मतलब ये इनके द्वारा बहुत सारा पैसा, अपने इनकम का लगभग 20% पैसा जो है वो इनके टीबी के हेल्थ से रिलेटेड इशू पे लगाया जा रहा है, मतलब अपने हेल्थ पे खर्च किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले खबर की, जो कि है सांबर लेक के बारे में। तो हाल ही में एक न्यूज़ आई है कि 164 माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं उनको मृत पाया गया है सांबर लेक में, और इसका जो मुख्य कारण बताया गया है, राइजिंग कंसर्न जो है वो आपको रिकरेंस ऑफ एवियन बोटुलिज्म का कारण बताया गया है। एवियन बोटुलिज्म जो है वो आपको इससे 2019 में भी 18,000 बर्ड्स की मृत्यु हुई थी। ये एक मिस्टीरियस डेथ है जिसमें 164 माइग्रेटरी बर्ड्स मरे हैं, जिसमें जो नॉर्दर्न सोवेलर्स हैं, ब्लैक विंड स्टील्स हैं, उनको मृत पाया गया है। इसमें जो पहला जो प्राइमरी जांच के अनुसार बताया जा रहा है, एवियन बोटुलिज्म जो है उसके बैक्टीरियल इलनेस की वजह से ये लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है और इनकी मृत्यु हो गई है। रिस्पांस के तौर पे ये जांच की जा रही है और उनको अलग किया जा रहा है ताकि इसको स्प्लिट होने से बचाया जा सके। एविएशन बोटुलिज्म की अगर बात की जाए तो ये एक न्यूरोमस्कुलर बीमारी है जो कि क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु से पैदा होता है। जो एवियन बोटुलिज्म है वो क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक बीमारी से जीवाणु से पैदा होता है होने वाले विष, और ये जो क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है उसके विष से के कारण ये होता है। इस बीमारी में जंगली और बंदी पक्षियों को प्रभावित करता है, खास तौर पे जो जल पक्षी होते हैं उनको ज़्यादा प्रभावित होता है। इस बीमारी में आपको पक्षियों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित किया जाता है, जिससे उनके पैरों और पंखों में लकवा मार देता है। यह बीमारी तब होता है जब औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है और सूखे के दौरान यह बीमारी पूरी तरह दुनिया में पाई जाती है। यह बीमारी एक साल में 1 मिलियन से ज़्यादा जल पक्षियों के मौत का कारण बनती है।
एवियन बोटुलिज्म के कारण 2019 में राजस्थान में 18 से ज़्यादा मौत हुई थी, ये तो पता है। और सांभर झील में जो मौत हुआ है इसमें भी जो है इससे झील से नमक की सप्लाई को अभी फिलहाल रोक दिया गया है। तो ये एवियन बोटुलिज्म के बारे में था, जो कि क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु से जो विष पैदा होता है उससे इनका संक्रमण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्ट फॉर डिसलेक्सिया कैंपेन के बारे में। तो हाल ही में जो भारत सरकार के द्वारा जो नेशनल मोनूमेंट्स हैं यानी कि स्मारक हैं, उनका जो सजावट है, जैसे राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, उसको जो सजाया गया था वो रेड कलर से सजाया गया था। और ये तो डिसलेक्सिया अवेयरनेस को दर्शाने के लिए इसको रेड कलर से सजाया गया था। तो ये इनिशिएटिव जो है अवेयरनेस कैंपेन है, जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको डिसलेक्सिया बोला जाता है, को से लोगों को जागरूक करने के लिए इसको किया गया था। भारत में लगभग 20% जो पॉपुलेशन है वो डिसलेक्सिया का शिकार है, इंक्लूडिंग 35 मिलियन स्टूडेंट्स। मतलब 20% पॉपुलेशन में 35 मिलियन स्टूडेंट जो हैं वो इस बीमारी से ग्रसित हैं। इस कैंपेन का जो आयोजन था वो आपको यूनेस्को और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड पीस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि MGIEP और चेंज इंक फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। डिसलेक्सिया की अगर बात की जाए तो डिसलेक्सिया जो है वो एक बीमार मतलब एक टाइप का सिंड्रोम है, स्लो लर्नर सिंड्रोम बोला जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ में किसी व्यक्ति के द्वारा जो लर्निंग प्रोसेस है उसका प्रक्रिया जो है वो काफ़ी स्लो होती है। कोई लड़का है वो किसी चीज़ को बहुत देर से समझता है, मतलब उसका लर्निंग प्रोसेस जो है वो बहुत देर से समझता है और डिसेबिलिटी स्ट्रगल करता है, जैसे बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, स्पेल करने में, चाहे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो या कोई स्किल हो जो हाई ऑर्डर थिंकिंग से संबंधित हो, इंक्लूड लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन। लेकिन एक और बढ़िया चीज़ इसमें क्या है कि वर्ल्ड में जितने भी मिलेनियर हैं उसमें 40% जो मिलेनियर हैं वो आपको डिसलेक्सिया से शिकार हैं। मतलब 40% मिलेनियर जो हैं वर्ल्ड में वो आपको डिसलेक्सिया के शिकार हैं। और जो प्रसिद्ध इन्वेंटर हैं जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो वो भी डिसलेक्सिया के शिकार थे। तो ये एक यूनिक चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि जो मंद बुद्धि वाले लोग होते हैं वो अच्छा नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को बोला जाता है और इसमें आपको डिसलेक्सिया जो है ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज किया गया था राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत। और ये आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर एस्पेक्ट्स में इनको महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी देने के लिए इसको शामिल किया गया था डिसलेक्सिया को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी इनके लिए काफ़ी चीज़ें ली गई हैं ताकि इनको प्रॉपर रूप से सहायता की जा सके और इनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं आज के फैक्ट के बारे में। तो पहला जो फैक्ट है उसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय की अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ किया। बाघ बकरी चाय, दूसरा खबर जो है, बाघ बकरी चाय समूह को हुरून इंडिया के द्वारा जनरेशनल लेगेसी अवार्ड से नवाजा गया है। चीन अपने अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर चालक दल को प्रतिस्थापित करने के लिए अपना चौथा मानव युक्त मिशन शुरू करने की तैयारी में है। अगला जो फैक्ट है उसमें कहा जा रहा है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने गुरुवार को कोलंबो में बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों का एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें भारत सरकार द्वारा पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर चर्चा की गई। इसके बाद आज का जो लास्ट फैक्ट है, विश्व न्याय परियोजना के 2024 सूचकांक में भारत को 142 देशों में 79 स्थान पर रखा गया है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 के सूचकांक में इनको भारत को 142 देशों में 79 स्थान पर रखा गया है। इसके बाद जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 का उद्घाटन 29 से 31 अक्टूबर तक हरारे, जिम्बाब्वे में हुआ।